नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल बढ़िया। आपका स्वास्थ्य कैसा है सर? मैं एकदम बढ़िया हूँ। सर क्या चल रहा है आजकल? काफी सोशल अ, मीडिया पर आप एक्टिव रहते हैं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक्चुअली क्या है कि कोरोना ने बहुत सारी चीजें नई सिखाई है। कोरोना ने हमारे जो सोशल जो जो नजदीकियां थी उसको दूरियां में बदला है। तो कैसे हम इस सोशल मीडिया से नजदीक आ सके अपने लोगों के साथ में, कैसे इंटरेक्ट कर सके, क्योंकि जब पूर्व में, जब कोरोना से पहले बिफोर की हम बात करें तो हम लोगों से मिलकर के और उनकी बातें शेयर कर लेते थे, उनके दुख दर्द हमें मालूम चल जाया करते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। लोगों से इस समय मिलना प्रोटोकॉल के भी खिलाफ है और मिल भी नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल। उन तक अपनी बात को पहुंचाने का क्या जरिया हो सकता है, तो उसके लिए हमने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया है और बहुत हद तक इसमें सफलता भी मिली है। जी मुजाहिद जी। बिल्कुल सर। सर आज तमाम टोंक की जनता आपको देख रही है। पहले आप यहाँ पर सर्विस दे के गए हैं और जो सर्विस आपने टोंक के लिए दी थी वो आज तक तमाम टोंक की जनता को याद है। अरे बहुत धन्यवाद। देखिए, जी हाँ सर। कोई भी अधिकारी जो काम करता है उसमें वहां की जनता का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल। और मैं निश्चित रूप से तहे दिल से शुक्रिया करता हूं टॉप की जनता का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया। उन्होंने अपना बच्चा समझ करके मुझे बहुत मॉरली सपोर्ट दिया और बहुत, मैं वहां के जो जितने भी युवा साथी जो भी हमारे को देख भी रहे हैं और नहीं भी देख रहे तो बाद में जब देखेंगे, तो मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करते हुए मेरा पूरा सपोर्ट दिया और हमने वहां कुछ ही समय में क्राइम कंट्रोल करने में काफी कुछ करके दिखाया। जी, तो उनको उनके उनके बिना ये संभव नहीं था, तो ये सब कुछ उन लोगों की देन है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारा लाइव इंटरव्यू का प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट किया और थैंक अपना यू, कीमती धन्यवाद। वक्त हमारे लिए निकाला। तो जी जी, थैंक यू। सर आज के मुद्दों पर आते हैं सर कि पहला तो मुद्दा ये है सर, कोविड-19 की जो दूसरी लहर आई है, जी वैसे तो अब पूरा राज्य जो है इसकी जीत के बहुत करीब आ चुका है। आप सभी के प्रयासों से जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, मेडिकल विभाग और जिला प्रशासन, राज्य का प्रशासन, सबकी मेहनत से और सबके कठिन प्रयासों से ये राज्य अब कोरोना की दूसरी लहर से जो लड़ाई चल रही थी उसके जीत के बिल्कुल करीब है। तो सर बिल्कुल सेकंड बिल्कुल। लहर के बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, फर्स्ट वेव के बाद में जब धीरे धीरे कोरोना खत्म हुआ था, तो हम लोगों ने एक भूल करी। वो ये भूल करी कि कोरोना जा चुका है और उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग भीड़ों में तब्दील हो गए। हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखना बिल्कुल बंद कर दिया। हमने मास्क को उतार करके साइड में डाल दिया कि साहब कोरोना नहीं रहा, और बातें भी कुछ ऐसी की जाने लगी कि साहब अब कोरोना नहीं रहा। हमने कोरोना प्रोटोकॉल को छोड़ दिया, हमने हाथों को सैनिटाइज करना बिल्कुल छोड़ दिया। परिणाम ये हुआ कि धीरे 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 इसका संक्रमण बढ़ने लगा और कुछ गलतियों की वजह से अचानक से इसका संक्रमण जो दूसरी लहर के रूप में फैला। और आपने हमने सबने देखा भयावह स्थितियां, हॉस्पिटलों में जगह नहीं, ऑक्सीजन नहीं, दवाइयां नहीं, और बहुत लोगों की जान इस दूसरी लहर में गई है। तो अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि और वास्तव में भी सही है कि अब जो पीक था वो निकल चुका है, लेकिन अभी कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है, संक्रमण अभी भी बरकरार है। तो अगर हम इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे, मास्क लगा के नहीं रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में अगर चले गए, तो उनमें से कोई भी एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव होगा तो वापस से हमें संक्रमित कर देगा। इसलिए अभी हमें एहतियात बरतनी है। हमें अभी अपना पूरा ध्यान रखना है, प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो करना है, मास्क को लगा के रखना है। जो पहले वेव के दौरान हमने गलतियां करी उसके बाद में उस गलती को हम दोहराए नहीं, अन्यथा तीसरी वेव हमारा इंतजार करे बैठी है। बिल्कुल सर। सर जैसा कि राज्य सरकार ने फैसला लेते हुए कल से मार्केट को शाम 4 बजे तक खोल दिया गया है। आज जो है मार्केट शाम 4 बजे तक खुला रहा और तमाम जिलों से ये रिपोर्ट आई कि मार्केट में कई जिलों में बहुत भीड़ उमड़ी। तो सर उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार हमेशा जनता के साथ रहती है और जनता के हित में काम करती है। जब फर्स्ट वेव, जब हमारे यहाँ कुछ लोग संक्रमित पाए गए थे, तभी ही हम हमारे पूरे देश में एक तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया था और ये कहा गया था कि जान है तो जहान है। ठीक है, ये कहते हुए लॉकडाउन लगाया था। और
जब हमें लगा कि ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है और अगर इसी तरीके से चलेगा तो फिर ये जहान नहीं बचेगा। तो फिर कि भाई जान है तो जहान है, ये कहते हुए फिर हमने अनलॉक करना शुरू किया था। तो मैं जी हाँ। यही कहना चाहता हूं कि जान है तो जहान है। अभी जो बिजनेस को देखते हुए कि साहब लोगों के रोजगार बंद हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो अब ये लॉकडाउन एक बार खोला गया है जान को बचाने के, जहान को बचाने के लिए, कि जहान खत्म नहीं हो जाएगा। अगर आर्थिक व्यवस्था चौपट हो जाएगी तो जहान खत्म हो जाएगा, लेकिन जान पहले है। इसलिए अभी हमें पूरी सतर्कता रखनी चाहिए। जो भी लोग इस तरीके से भीड़ बढ़ाते हैं या भीड़ करते हैं बाजारों में जाकर के, उन लोगों से ये निवेदन है कि कृपया करके, अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं आप, लेकिन अपने परिवार के जीवन को भी खतरे में डाल रहे हैं, और साथ में अपने इष्ट मित्रों को जिनके साथ आप भीड़ बढ़ा रहे हैं उनका भी जीवन खतरे में डाल रहे हैं। हो सकता है उनमें से भी कोई एक व्यक्ति कोई संक्रमित हो, और हम इस पहले हम इस वायरस को जानते पहचानते नहीं थे। अब हमने इस वायरस की प्रकृति को पूरी तरीके से पहचान लिया है। हम ये जी जानते भी है कि नजदीक रहने से और ऐसे कांटेक्ट करने से, हवा के माध्यम से, हमारे जो मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो हाथ पे और पहुंचने के बाद में हमारे मुंह और नाक के थ्रू हमारे बॉडी में अंदर इंजेक्ट करता है और फिर हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करके और हमें इंजर्ड करता है। तो हम जब इन चीजों को जान चुके हैं, तो इसके बचाव को हम जान चुके हैं, तो हमें उन जो चीजें हम जान चुके हैं उनको हमें अपनाना चाहिए, ताकि बाजार वापस से लोग ना हो और हमारी व्यवस्थाएं भी सब चलती रहे, सबके काम भी सब चलते रहे, लेकिन प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करते हुए अगर हम चलेंगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। जो भी लोग भीड़ बढ़ाते हैं वो निश्चित रूप से हमारे आने वाले समय को खराब करने के लिए बढ़ा रहे हैं। कृपया करके ऐसा बिल्कुल नहीं करें। बिल्कुल सर, राज्य सरकार ने ये भी कहा है कि इस महामारी को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए तमाम लोगों को वैक्सीनेट होना पड़ेगा। तो सर जैसे कि आंकड़े बता रहे हैं वैक्सीनेशन के कि बहुत कम लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो आपका क्या संदेश रहेगा पब्लिक की तरफ? लोग क्या है, अफवाहों का बहुत शिकार हो चुके हैं वैक्सीन को लेकर, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जितने भी लोग जो अफवाह का शिकार है, सबसे पहले तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि करोड़ों करोड़ लोग वो वैक्सीन लगवा चुके हैं, और इस सेकंड वेव में जिन्होंने वैक्सीन लगा रखी थी, और वो जैसे मैं खुद ने लगा रखी थी, तो हम फ्रंट पर खड़े थे, तो हमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। दूसरी बात, अगर हमारे बीच के कुछ लोग थोड़े बहुत संक्रमित हो भी गए तो उनके कोई भी ऐसे माइल्ड सिम्टम्स नहीं आए, उनको बहुत इजीली 1-2 दिन का बुखार के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। यानी कि फर्स्ट वेव में जहां हमारे भी काफी सारे साथी हमसे बिछुड़ गए थे, हमें छोड़ करके चले गए थे, इस दूसरी वेव में जो कि बहुत खतरनाक थी, इस वैक्सीन की वजह से हमारे को एक भी साथी का लॉस नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए किसी भी तरह का जो भी अफवाह है उस पर ध्यान नहीं दें और वैक्सीन लगवाएं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब तक जो हमारे को वैक्सीन लगाने में दिक्कतें आ रही थी, 18 प्लस वालों को रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ में हमें जो है वहां पर जाकर के और बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, जो बड़ी मुश्किल से वैक्सीन मिल रही थी, राज्य सरकार के अथक प्रयासों से कल से ये वैक्सीन आपको बिना किसी रजिस्ट्रेशन के इजीली अवेलेबल होगी। और अपने जो वैक्सीन साइट है वहां पर आप जाएं, ऑफलाइन वैक्सीन लगेगी। इसके साथ में जो 45 प्लस के लोग हैं उनको भी जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीन, क्योंकि वो लोग वैसे भी 45 प्लस वाले लोग जो है वैसे भी डेंजरस कैटेगरी में आते हैं, तो उनको बहुत जल्दी इस वैक्सीन को लगा लेना चाहिए। ये पूरी तरीके से सुरक्षित है, कि जिन लोगों के लिए असुरक्षित है उन लोगों के बारे में ये बताया भी जा चुका है कि किन लोगों के लिए असुरक्षित है, तो उन लोगों को वो लगाते भी नहीं। अगर कोई आदमी जो अपनी परेशानियां बता देता है उनको नहीं लगाते। और आप देखिए, पूर्व में ये जो भी गर्भवती महिलाएं थी उनको नहीं लगाते थे, जो फीडिंग कराने वाली महिलाएं होती थी उनको नहीं लगाते थे, जो छोटे बच्चे जिनके होते हैं उनके नहीं लगाते थे। लेकिन जब इनका टेस्टिंग हो गया, परीक्षण हो गया और ये पाया गया कि इनके लिए भी सुरक्षित है, तो बाद में इनके लिए भी चालू कर दिया। इसलिए किसी की भी जान को कोई भी खतरे में नहीं डालना चाहता। जब तक टेस्ट नहीं होते, तो जब इनका टेस्ट हो गया तो इनको भी कर दिया गया। तो कृपया करके उन सब लोगों से जो उन्होंने की अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है, उन सबको वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, ताकि अगर जल्दी वैक्सीन लग जाएगा तो हमारा जब 60-70% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगने के बाद में हर्ड इम्यूनिटी, जैसा कि विशेषज्ञ कहते हैं, वो डेवलप हो जाएगी। फिर हमारे यहाँ पर तीसरी वेव बिल्कुल नहीं रहेगा। जी हाँ तो मेरा ये सर, कहना है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लें। बिल्कुल सर, मेरी भी पब्लिक से यही अपील है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेटेड हो जाएं। अगर तीसरी वेव से बचना है, अगर आप चाहते हैं कि वापस से लॉकडाउन नहीं लगे,
जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी लोग हैं, आमजन हैं, वो चाहते हैं कि वापस से लॉकडाउन ना लगे, तो सभी लोगों को, हम सबको वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा। सर, जैसा कि राज्य सरकार ने बताया कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगी। तो सर, वैक्सीन को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है बच्चों को लगाने की, उसमें आपकी क्या राय रहेगी? बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए या नहीं, या फिर राज्य सरकार का जो फैसला होगा उस पर क्या एक्शन होगा पब्लिक का? नहीं, देखिए मैंने अभी जैसा आपको एक अभी एग्जांपल बताया कि प्रेग्नेंट लेडी हो या फीडिंग कराने वाली लेडी हो, उनको पहले वैक्सीन नहीं लगता था, लेकिन अभी परीक्षण के बाद में उनको वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी गई है। जी। इसी तरीके से जो 18 से नीचे की उम्र के जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनको अभी वैक्सीन नहीं लग रहा है। उसका रीजन ये है कि अभी इनके ऊपर टेस्टिंग ट्रायल होकर के, और जब WHO से और ICMR से हमें ये अनुमति मिल जाएगी कि ये इनके लिए पूर्णतया सुरक्षित है, तब ही ये वैक्सीन लगेगा। और अभी कुछ ट्रायल्स में ये आ भी गया है कि बच्चों के लिए भी ये वैक्सीन सुरक्षित है। लेकिन अभी जब तक इसके ऊपर सील नहीं लग जाती है विशेषज्ञों की, तब तक गवर्नमेंट इसको फ्री नहीं कर सकती है लगाने के लिए। तो अभी हमें 18+ से ऊपर के लोगों को तो वैक्सीन अभी लगवानी चाहिए। और जैसे ही हमारे विशेषज्ञ इसको पूरी तरीके से बच्चों के लिए अनुकूलित बता देते हैं कि साहब ये बिल्कुल सही है, या जब बच्चों के लायक वैक्सीन आ जाती है, तब बच्चों को भी इसमें वैक्सीन लगवाने की जब प्रक्रिया प्रारंभ हो, तो उनको बहुत जल्दी हमें वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, ताकि तीसरी लेवल का जो खतरा बच्चों के लिए है वो बिल्कुल खतरा टल जाएगा। क्योंकि पिछले 1.5 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हैं, तो एक तनाव का माहौल पैदा हो जाता है। इसलिए उस वेव को खत्म करते हुए और बच्चों के उस तनाव को खत्म करते हुए, जैसे ही हमें ये आदेश मिलता है कि भाई अब ये वैक्सीन बच्चों के लिए लग सकती है, तब हमें बच्चों को भी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी। बिल्कुल सर। सो ये हमारा जो मेन मुद्दा था, जो अभी महामारी चल रही है कोविड-19 महामारी और वैक्सीनेशन को लेके, उसमें आपके विचार वाकई बहुत ही बेहतरीन हैं। और मैं सर धन्यवाद देता हूं आपका, आपने अपने विचार हमारे चैनल के माध्यम से सभी आमजन जी, हमारे ऑडियंस से सबके सामने रखे। तो सर, मैं दूसरे मुद्दे पर चलता हूं, जो कि नशा मुक्ति को लेकर है। सर, जब आपकी टोंक में पोस्टिंग थी तो आपने टोंक को बिल्कुल पूरी तरीके से नशा मुक्त कर दिया था। तो सर, मैं जानना चाहूंगा कि क्या क्या प्रोटोकॉल्स आपने अप्लाई किए थे, किस तरीके से आपने नशा मुक्त टोंक को किया था? देखिए, नशा मुक्त तो मैं नहीं कर पाया था टोंक को, लेकिन मैंने एक प्रयास किया था। और वो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि मैंने जैसे ज्वाइन किया, उसके बाद में हमारी एक कॉमन सी मीटिंग थी। उस मीटिंग में काफी सारे जो लोग, जो CLG के और जो गणमान्य लोग थे, वो मौजूद थे। और उन लोगों ने एक बात मेरे से कही कि सर, हमारे यहाँ टोंक में एक बहुत कॉमन समस्या है, यहाँ के जो युवा पीढ़ी है वो स्मैक के नशे में और इस तरह के नशे में बहुत बुरी तरीके से जकड़ी हुई है, नशा कर करके। और ये लोग, बच्चे जो है, खत्म हो रहे हैं। और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि साहब, अब तक हमें पुलिस से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है, और इस कारण से हमारे इस नशे पर अंकुश नहीं लगता है। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि आप हम पर, अगर आपने ये विश्वास जताया है, तो आप मान के चलिए इस शहर से इस वायरस को, ये जो नशा रूपी वायरस है, इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। और मैंने अपनी टीम को, जो हमारी कोतवाली की टीम थी, मैंने उन सबको जागृत किया। कहीं ना कहीं उनमें भय था पहले, क्योंकि कुछ जो हमारा जो NDPS एक्ट है, उस एक्ट के कुछ प्रोविजंस बड़े क्लिष्ट होते हैं, तो उनके समझ में भी नहीं आ रहे थे, पहले वो कार्रवाई भी नहीं करते थे। तो मैंने उनको कहा कि इसमें कार्रवाई करना अलग बात है, लेकिन हमें सबसे बड़ी बात है कि हमारी जनरेशन यहाँ पर खत्म हो रही है, हमारी युवा पीढ़ी यहाँ पर खत्म हो रही है, जो कि इसमें पूरी तरीके से लग रही है। उनको मैंने मोटिवेट किया सबसे पहले, हमारे जाब्ते को, क्योंकि उनका मोटिवेशन जरूरी था। टीम अगर आपके पास सशक्त होगी तो ही काम कर पाएंगे। फिर हमने जो युवा लोग जिन्होंने ये डिमांड करी थी, उनके साथ फिर पुनः बैठक करके उनसे कहा कि आप इसमें काम जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, बाकी जहां भी आपको हमारी जरूरत पड़ती है हमें बुला लीजिए, या आप पकड़ के ला दीजिए, आपको भी पुलिस की मैं पावर्स देता हूं। और उन्होंने इस तरीके से बेहतरीन काम किया कि कुछ ही दिनों में जितने भी लोग स्मैक बेचने वाले, गांजा बेचने वाले थे, वो या तो पकड़ के लाते थे या हम उनको पकड़ने जाते थे। और हमने फिर उसके बाद में जो हमारा वहां का जो सिस्टम था, जुडिशरी सिस्टम, उनसे वार्ता करके उन लोगों को जेल में भिजवाना शुरू किया। उनके साथ में हार्ड रिटर्न पेश आए, उनको चिन्हितकरण करना शुरू किया, लगातार उनका पीछा किया। तो उसका फायदा यह हुआ कि जो कंज्यूमर था, जो यूज करने वाला था, उसके को पास सप्लाई कम हो गई, उसको सप्लाई मिलना बंद हो गई। और जो लोग हैबिचुअल थे, उन्होंने डर के मारे टोंक शहर को छोड़ दिया। तो परिणाम यह हुआ कि एक तरीके से नशा जो था वो धीरे धीरे कम होने लग गया। और
इसमें जो वहां के जो युवा लोग थे उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट दिया और जगह जगह देखिए बिना इंफॉर्मेशन के कोई काम नहीं हो सकता है। जी हाँ। तो उन बिल्कुल। लोगों ने मुझे जगह जगह इंफॉर्मेशन दी कि साहब यहाँ पर ये हो रहा है और वो, तो उसको टीम ने हमारा अमली जामा पहनाया। हमने लगातार एक एक दिन में 20-20 लोगों को बंद किया, एक एक दिन में 30-30 लोगों को बंद किया। इवन कई बार लोग जो है नशा करने वालों को लाने से थाने में कतराते हैं, क्योंकि इस बात का भी डर रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कुछ कर ले रहे हैं। लेकिन जी हमने कोई डरे बगैर हमने उन एक अच्छे मोटिव के साथ में काम करते हुए टोंक शहर में इस नशे को बिल्कुल कम करने की कोशिश की और बहुत कम हो गया था। उसी दौरान मेरा वहां से ट्रांसफर हो गया था फिर। जी हाँ सर, उसी दौरान आपका ट्रांसफर हुआ और आई थिंक आप प्रमोट भी हुए थे। जी जी जी। जी हाँ सर। जी हाँ सर, तो आमजन का आपके साथ काफी सहयोग रहा इस कैंपेन को लेकर, टोंक की आमजन का। तो सर मैं जी जानना बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल। किन किन लोगों ने आपका इसके अंदर सहयोग किया। देखिए वैसे तो मैं आपको कहूं कि सभी का था, लेकिन विशेष रूप से जो वहां पर मुस्लिम नौजवान कमेटी के लोग थे, जिसमें विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा जो मीडिया से भी जुड़े हुए हैं वो लोग, अब्दुल्ला भाई हैं जो केसर किरण से अपने देखते हैं। जी हाँ। इसके अलावा जो जिया भाई थे, शायद फर्स्ट इंडिया से थे वो। जी हाँ। और हमारे जो नासिर भाई एक हैं जो भी बहुत अच्छे एक्टिव कार्यकर्ता थे। जी इसके बाद में एक रफी अंसारी भाई थे। लेकिन ये सब तो मीडिया से जुड़े हुए थे, इसलिए इनके पास वैसे भी इंफॉर्मेशन थी और इनका हमारा गेट टुगेदर वैसे भी होता रहता था। जी हाँ। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो नौजवान लोग थे और अपने मोहल्ले की उन्होंने कमेटियां बना रखी थी और वहां से हमारे साथ बिल्कुल कनेक्ट थे और वो लगातार सूचनाएं भी देते थे। और इवन वो एक तरीके से पुलिस वाले हो चुके थे। जी पुलिस वाले हो चुके थे खुद ही। वो जब भी कोई आदमी नशा लेके आता था या कुछ भी लेके आता था, वो खुद ही उसको पकड़ लेते थे और पकड़ के या तो इन्फॉर्मेशन दे देते थे, और ज्यादा अगर हमारी पुलिस लेट हो जाती पहुंचने में तो वो पकड़ के थाने भी ले आते थे। और कई बार ऐसी सिचुएशन भी आई कि जो नशा बेचने वाले लोग थे उन्होंने ऐसे लोगों के ऊपर हमला भी किया, लेकिन वो डरे नहीं क्योंकि हमने उनको पूरा सपोर्ट कर रखा था। उनके ऊपर झूठे केस भी कर दिए उन लोगों ने, लेकिन हमने उनका पूरा सपोर्ट किया, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने दी। हमने कहा आप घबराइए मत, एफआईआर करा देने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन हम सही करेंगे, आपने गलत नहीं किया है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप जब सही है, अच्छे मोटिव से काम कर रहे हैं और ये गलत है तो आप, तो उसका परिणाम ये हुआ कि उनमें आत्मविश्वास जगा। और जब उनकी दूसरे लोगों ने देखा कि यार ये बोलने वाले ऐसा कर सकते तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, और फिर उसके पीछे एक चेन चल गई और फिर वो एक कार्रवाई जो थी धीरे धीरे हमने शुरू करी थी, वो एक बहुत बड़े रूप में फैलने लगी। इवन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि टोंक शहर से जो ये जो बात चली थी वो टोंक के दूसरे कस्बों में जहां पर कि नशा बहुत ज्यादा था वहां पर भी फैलने लगा। और मेरे को बहुत खुशी होती है कहते हुए कि बहुत सारे गांव के जो दूसरे गांव के जो युवा थे वो हमारे एसपी साहब से आकर के मिले कि साहब कुछ दिन के लिए इनको हमारे गांव में भी भेज दो ताकि वहां पर भी नशा ठीक कर देंगे। बिल्कुल सर, ये सब आपके प्रयास हैं और जैसे कि मैंने लाइव से पहले कहा कि जहां जहां आपकी पोस्टिंग होती है उस शहर से नशा मुक्त अपने आप ही होने लगता है। जी जी जी। सर जैसे कि आपने टोंक शहर में काफी कैंपेन स्टार्ट किए थे जब आपकी पोस्टिंग थी यहाँ पर। सर वुमेन सेफ्टी को लेकर भी आपने कई कैंपेन स्टार्ट किए थे, आई थिंक स्कूल में भी आपने कुछ कैंपेन किए थे। जी सर बिल्कुल उसके बारे बिल्कुल में मैं एकदम जानकारी सही। लेना चाहूंगा। देखिए मुजाहिर भाई, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो समाज है, अगर हम बात करें हिंदुस्तानी कल्चर की, तो हमारे समाज में हम और देशों के जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी अपेक्षा हमारे समाज में हम महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। बिल्कुल। ऐसा हम कहते हैं, ऐसा हम कहते हैं सब हम इज्जत करते हैं, लेकिन वास्तविकता जो है आज के समय में इसके विपरीत होती जा रही है। बिल्कुल। आज हमारा जो मानसिक रूप से जो विकृतियां हमारे शरीर में आ गई है, मानसिक विकृति हमारे शरीर में आ गई है, इसके कारण से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी बहन बेटी जो भी बाजार में जाती हैं, हम उनको घूरते हैं, उनके प्रति अश्लील इशारे करते हैं, उनके ऊपर कमेंट पास करते हैं, यानी कि उनको एक असम्मानजनक तरीके से करते हैं। जब वो परिवहन के साधनों में, बसों में, इनमें जारी होती है तो हम उनको बेड टच करते हैं जो नहीं करना चाहिए। और अगर उनको बैठने के लिए, जबकि हमें कहना चाहिए कि बैठ जाइए, लेकिन हमको वो खड़ी रहेंगी और युवा आदमी बैठा रहेगा। इस तरीके की बहुत सारी हरकतें, स्कूल में जाने वाली बच्चियों को आते जाते समय उनको परेशान करना, उनके ऊपर छीटाकसी करना, उनको एक तरीके से बहुत बुरी बुरी चीजें होती हैं जो ये असम्मानजनक चीजें हैं। तो मेरा उद्देश्य ये था कि हम जब इस तरह की संस्कृति के लोग हैं और हमारे जो बड़े जितने भी लोग हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि सम्मान करना चाहिए हमें, और हम जब स्त्री को
हम उनको कमजोर वर्ग मानते हैं, तो हमें कमजोर को संरक्षण भी देना चाहिए। तो वो संरक्षण कहीं देने से हम गुरेज कर रहे थे। तो हमने ये एक जागृति पैदा करने के लिए लोगों में, उन बच्चियों में जागृति पैदा करने के लिए, उनमें सेल्फ डिफेंस पैदा करने के लिए, उसमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए एक ये योजना चलाई। और हमने स्कूलों में गए उन लोगों को इस मोटिवेट करने के लिए कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप शिकायत दीजिए। और दूसरा, जो लोग इस तरीके से खड़े होते थे उन लोगों को वहां से उठा करके उनको उठाने के बंद करना पड़ा। उसका परिणाम ये हुआ कि जो बच्चियां जो डर डर के स्कूल जाती थी या स्कूल जाना बंद कर देती इनकी वजह से, उनका स्कूल जाना अच्छा हो गया, उनमें एक डिफेंस, सेल्फ डिफेंस आ गया। वो अपनी बात को जो कह नहीं पाती थी ऐसी चीजों को, वो कहकर कहने की हिम्मत उनमें आई। तो इस तरीके से उनको मोटिवेट करके, ताकि उनको एक सम्मान बरकरार रहे, किसी तरीके से उनके साथ इस तरह के असम्मानजनक घटनाएं घटित नहीं हो जो हमारे समाज को कलंकित करती है। कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि साहब 5 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हो गया, 12 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हो गया, ये हो गया, वो वहां पर उसके साथ छेड़छाड़ हो गई, ये उस स्कूल जाती हुई बच्ची के साथ में इस तरह की छेड़छाड़ हो गई, बस में जाती हुई बच्ची के साथ में इस तरह का घटना हो गई, वो एक महिला जा रही थी उसके साथ में ऐसा छीन लिया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारी सोसाइटी को कलंकित करती है। ऐसे जो जितने भी युवा साथी थे, मेरा उनसे यही कहना था कि हम जब इस तरह का काम करते हैं तो जो एक व्यक्ति करता है समाज पूरा बदनाम होता है। तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि हमारी गरिमा, हमारा इज्जत बना रहे। और हम ऐसे जो महिलाएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उनका हम सम्मान दिला सके। इसमें हमने एक पहल करी थी वहां पर। बिल्कुल सर। कमेंट्स सेक्शन में एक सवाल आया है नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक खालिद एहतेशाम का कि टोंक की गंगा जमनी तहजीब आपको कैसी लगी? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया और मैं स्कूल में गया भी हूँ, नोबल स्कूल में उनके, और उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। पहली बात तो कि उन्होंने, मैं जब स्कूल गया था तो वहां स्कूल के बच्चों को भी उन्होंने प्रोवाइड कराया था, और हमने वहां बच्चों को सेल्फ डिफेंस के बारे में, हमें वहां पर जो हमारा महिला स्क्वाड था उसको भी लेके गया था, मुझे याद है। बहुत अच्छा स्कूल था, वहां बहुत अच्छा डिसिप्लिन था, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको थैंक यू। और वास्तव में जो टॉक में मैं ये बात मैं बिल्कुल सार्वजनिक मंच पर ये बात कह सकता हूं, मैं राजस्थान के बहुत सारे हिस्सों में मैंने नौकरी करी है, और मैं हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों में मैं गया हूं, लेकिन टॉक की जो संस्कृति है उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये लखनवी संस्कृति से भी आगे है। यहां पर जो है दोनों कम्युनिटी बहुत प्रेम प्यार से रहते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो ऐसा करते हो, लेकिन यहां पर बहुत अच्छा कल्चर है, आपस में बहुत अच्छा भाईचारा है, और एक दूसरे की बात को सुनते हैं, और अगर कोई घटनाक्रम हो भी जाता है तो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये बहुत अच्छी बात देखी मैंने टोंक में। इवन जो गलत है उसको गलत कहने का मादा अगर कोई रखता है तो टोंक की जनता रखती है। अगर ऐसा अगर होता है, अगर हर शहर को टोंक से लेना चाहिए उदाहरण की, देखिए वहां पर लोग किस तरीके से रहते हैं। इतनी संख्या में लोग होने के बावजूद भी, दोनों कम्युनिटी के बराबर लोग होने के बावजूद भी वहां पर बहुत अच्छा सामंजस्य है। जी हाँ सर। कमेंट सेक्शन में एक और क्वेश्चन आया है। टोंक की जनता मांग कर रही है कि टोंक की कमान आप वापस कब संभालेंगे? जी, देखिए ये एक प्रशासनिक बात है, इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जब कभी भी मुझे मौका मिलेगा मैं अवश्य आऊंगा। और वैसे टॉक में आता जाता रहता हूं, तो उन लोगों से जिन लोगों ने भी सवाल किया है, या जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, या जितने भी लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, हमसे रखते हैं, तो हम वहां आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और अगर सरकार ने कभी मौका दिया तो निश्चित रूप से जो काम बाकी रह गया था, जो काम अधूरा रह गया था, उसको पूरा जरूर करेंगे। एक बार ऊपर वाले की अगर दुआ रही तो जो थोड़ा बहुत जो रह गया था और थोड़ा बहुत वापस पनपने लगा, उसको काट के जरूर आऊंगा एक बार। ये मेरी इच्छा भी है। बिल्कुल सर। सर अगले मुद्दे पर आते हैं सर, जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड है। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस जो है साइबर क्राइम को लेकर किस तरीके से मुस्तैद है? देखिए, आज का अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा अपराध अगर कोई हो रहा है तो वो आज की तारीख में साइबर क्राइम है। एक मुद्दा केवल साइबर ठगी का नहीं है, इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और साइबर क्राइम क्या है एक्चुअली, जो भी कंप्यूटर जो सिस्टम है उससे जनित कोई भी मामला, अगर कोई अपराध घटित होता है जो नेट का प्रयोग हो जिसमें, और जिसमें प्रयोग हो मोबाइल का, यानी सॉरी कंप्यूटर प्रणाली का अगर इस्तेमाल होता है, तो वो एक अपराध है। आपको मैं बताऊं कि हम केवल ठगी की बात करते हैं, लेकिन आज हमारा संपूर्ण डाटा
प्रत्येक व्यक्ति का, वो या तो उनके कंप्यूटर डिवाइस में है, अपने मोबाइल डिवाइस में है, या जो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, या जो भी कोई संस्थान है, जो भी जितने भी कुछ है, उन सबके जी आप देखिए कि अगर उनको हैक कर लिया जाए, जी अगर उनको किस तरीके से कोई हैक कर ले, तो आप समझो कितनी बड़ी उसका सारा का सारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। जी और हाँ ये हैकर जो होते हैं ऐसे अटैक्स करते रहते हैं। हमारी जो ट्रेनें हैं, हमारे जो जितने भी परिवहन के साधन हैं, आप समझिए उन सबके ऊपर कितना, वो सारे के सारे कंप्यूटर से चल रहे हैं। तो एक आदमी अगर ट्रेन के सिस्टम को, सिग्नल सिस्टम को हैक कर ले, तो 2 ट्रेनों को भिड़ा सकता है। तो ये जो साइबर क्राइम है ये बहुत एनलार्ज्ड है, और हमें जो है इसके ऊपर बहुत फोकस करने की जरूरत है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हमारा आज की तारीख में हमें जो कॉमन मैन की तरह से अगर मैं बात करूं, तो आज एक आम आदमी है, उसके पास कई तरीके के लुभावने मैसेज आते हैं, लॉटरी के मैसेज आते हैं। कभी भी ऐसे लुभावने मैसेजेस में नहीं पड़े। कभी भी जो ऑनलाइन खरीदारी करते टाइम आप जो आपको ऐसी साइट्स हैं उनके ऊपर ही जाए जो ऑथेंटिक है। अनावश्यक अनऑथेंटिक साइट पर कई बार आप विज्ञापन देख करके और खरीदारी करते हैं, फिर आपको भाटे मिलते हैं उसके ऊपर। तो ऐसी ठगी का शिकार आप कहीं पर भी हो सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय भी इन बातों का ध्यान रखें। जो गेटवे है उस पर भी आप बहुत ध्यान रखें। ये बहुत लंबा विषय सब्जेक्ट है मुजाहिर भाई, तो इस पर कभी हम फिर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। बाकी लेकिन सतर्कता और सावधानी से ही इसमें बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके साथ कोई ठगी हो जाती है तो सबसे पहले बैंक में जाकर के और आपको अपना जो अकाउंट है उसको वहां पर बैलेंस वहां रुकवा देना चाहिए, पेमेंट को। और जो भी आपके पास मैसेज आए गए हैं उनको डिलीट नहीं करना चाहिए। और अपने बैंक को इंफॉर्मेशन देने के साथ ही वहां पर एक डिफॉल्ट फॉर्म भर के उनको दे देना चाहिए कि साहब ये जो पेमेंट हुआ है डिफॉल्ट हुआ है, उसका एक डिफॉल्ट फॉर्म करना चाहिए। और पुलिस को उसकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए तुरंत। जितना जल्दी इंफॉर्मेशन देंगे उतना जल्दी इन्वेस्टिगेशन होगा, जितना जल्दी बैंक को इंफॉर्मेशन देंगे उतना जल्दी फायदेमंद रहेगा। कस्टमर केयर के नंबर गूगल से अगर लेते हैं और वहां पर कोई मोबाइल नंबर मिलता है तो प्लीज किसी भी मोबाइल नंबर पर फोन मत कीजिए, वो कस्टमर केयर का नंबर नहीं है। क्योंकि वो ऐसा नंबर, जो ठग होते हैं अपना नंबर रजिस्टर्ड करके रखते हैं और फिर जैसे ही आप काम कर ऊपर नंबर पे बात करते हैं वो आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लेकर के और भोले भाले लोगों को गाड़ी कमाई के पैसे को ठग लेते हैं। जी हाँ सर आई थिंक कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपकी जो स्क्रीन है वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी स्क्रीन पर वीडियो को आप ऑफ करके एक बार वापस ऑन करें। हेलो। हाँ, मैं इसको एक बार देखता हूं। एक ऐसा कर सकते हैं, इसको आप एक बार डिस्कनेक्ट करके मतलब मुझे एक बार इसमें से हटा के दोबारा लाइव ले लें। जी हाँ सर वहां पर क्रॉस का साइन आ रहा होगा, एक बार आप क्रॉस पर टच कीजिए, उसके बाद मैं आपको वापस ऐड करता हूँ। आई थिंक क्रॉस आपके पास होगा ना। एक मिनट सर, आप टॉप राइट कॉर्नर में देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उनकी तस्वीर हमें नहीं दिखाई दे रही थी। जी हाँ सर आपका। ओके ओके ओके। ये एक्चुअली क्या, मैं फेसबुक और दूसरे एप्स तो काफी यूज करता रहता हूँ और भी मीटिंग एप्स बहुत सारे यूज करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर लाइव में बहुत कम होता हूँ, तो ये इसके जो ज्यादा आपसे यही निवेदन करूंगा कि यहाँ इंस्टाग्राम पर युवा काफी यूजर्स हैं, यूथ काफी है इंस्टाग्राम पर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी भी आपको युवाओं को मैसेज देना हो तो आप इंस्टाग्राम पर ही लाइव आए। जी हाँ सर। राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल पक्का। बिल्कुल सर। और सर अगले मुद्दे पर आते हैं जो कि रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड है। सर काफी रोड हादसे होते हैं गाड़ी तेज चलाने से, शराब पीकर गाड़ी चलाने से, और कई बार सिग्नल तोड़ने से, और काफी इसके रीजन से। तो आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, अभी मैं आपको बात करूं, अभी अपन बात कर रहे थे सबसे पहले जिस मुद्दे पर और जिस पर पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड चिंतित है, जिसका नाम है कोरोना। ये हमारे प्रदेश की बात करता हूं और आंकड़ों की बात करता हूं। तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले 1.25 साल के अंदर हमारे
राजस्थान राज्य में लगभग 8,500 लोगों की डेथ हुई है कोरोना की वजह से, जो हमारे फिगर्स है। जी लेकिन हमारे राज्य में 10,000 से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मरते हैं। जी 8,500 लोग कोरोना से 1.25 साल में मरे। उनमें भी जो फर्स्ट वेव थी उसमें ज्यादातर लोग जो थे वो 50-60 साल से ऊपर के थे, प्लस उनमें वो लोग थे जिनके बीमारी के कोई सिम्टम्स पाए गए थे। जी लेकिन सड़क दुर्घटना में जो 10,000 लोग हमारे बीच से जाते हैं, अनायास जो घटनाएं होती है उनमें जाते हैं सड़क दुर्घटना में 10,000 से ज्यादा लोग, और उनका मृत्यु का जो उम्र का जो आंकड़ा है उन लोगों का वो है 16 साल से लेकर के और 45 साल के लोगों का। यानी कि जो यूथ है जिसकी समाज को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है 16 से 45 साल का, वैसे तो सभी की आवश्यकता है, लेकिन 16 से 45 साल का आदमी हमारे एक तरह से प्रोडक्टिविटी होती है परिवार की, परिवार को पालने वाला, आगे बढ़ाने वाला, सबको सहारा देने वाला, उससे सारी उम्मीदें होती है, वो उम्मीदों का दामन होता है और वो छोड़ करके चला जाता है। इसलिए जो जो सड़क पर हम लापरवाही करते हैं और सड़क पर जिस तरह से अपना खून बहाते हैं, अगर हम वहां पर भी इसी तरीके का अनुशासन रख लें तो जैसे सेकंड वेव अभी आई और 2 महीने में वापस चली गई, क्योंकि आप लोगों ने संयम दिखाया, अनुशासन दिखाया। अगर ये अनुशासन हम सड़क पर भी रखें, हेलमेट अगर लगाना है तो आईएसओ का हेलमेट लगा लें, गति को नियंत्रित रखें, अपनी गाड़ी को समय पर चेक करते रहें, शराब पीकर वाहन ना चलाएं, अपनी लेन में वाहन चलाएं, और जो गाड़ी है उसमें जब भी दाएं बाएं मुड़ने पर अपना इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। अगर छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनका हम ख्याल रखें, 4 व्हीलर वाला जो है सीट बेल्ट लगा करके चले और स्पीडिंग ना हो, ओवरलोडिंग ना हो, अगर ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इनका ध्यान रख लें तो ये जो 10,000 से ज्यादा मौतें पर ईयर होती है और यूथ की मौतें होती है, इनको हम रोक सकते हैं। और प्रयास हमें करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं में आपने देखा भी होगा जिस परिवार में सड़क दुर्घटना होती है उस परिवार की स्थिति कितनी खराब हो जाती है। बिल्कुल सर, मेरा इसमें बहुत बड़ा फोकस रहता है सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, सड़क पर जागरूकता करने के लिए। लोग समझते भी हैं लेकिन मानने में थोड़ी कोताही करते हैं, और मेरा यही निवेदन है सभी युवाओं से कि दोस्तों, आपके चले जाने के बाद में आपके परिवार की क्या स्थिति होती है, ये किसी के परिवार में सड़क दुर्घटना हुई है उस परिवार को एक बार देख करके और उसको महसूस जरूर कीजिए, फिर उसके बाद में आप लापरवाही कीजिए। स्टंट करते रहते हैं, तेज दौड़ाते रहते हैं, कृपया करके ऐसा बिल्कुल ना करें। आपका जीवन अमूल्य है, इसको बचाना बहुत जरूरी है, और कृपया करके सड़क पर इस तरह से अपना रक्त ना बहाएं। जी हाँ सर। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा जो कि यूथ का ही सवाल है, और मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी मुझसे ये कहा था कि सर के साथ जब लाइव सेशन हो तो उनसे ये जरूर पूछिएगा, अगर किसी को राजस्थान पुलिस में जाना है तो वो फिजिकली और मेंटली कैसे अपने आप को फिट करे? देखिए, फिजिकली और मेंटली तो फिट उसको होना ही होना है। सबसे पहली बात यह है कि अगर राजस्थान पुलिस में हमारे जो पोस्टिंग होते हैं वो एक कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट होता है, एक सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट होता है और एक आरपीएस का रिक्रूटमेंट होता है डायरेक्टली। जी। तो जो कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए उसको 12th का जो है उसके पास होना चाहिए, सबसे पहली चीज ये है। और उसके बाद में जो उसकी फिजिकल कंडीशंस हैं वो आप समझ लीजिए, उसको एक 81 to 86 तो उसको चेस्ट चाहिए होती है, और इसी तरीके से 170 जो है उसकी लंबाई उसको चाहिए होती है। ये तो उसका शारीरिक मापदंड है। लेकिन जब अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे ऐसी सर्विस में जाना है तो हमें फिजिकली अपने आप को अच्छा बिल्ड कर लेना चाहिए। उसके लिए सबसे ज्यादा चीज जरूरी है कि मॉर्निंग में सुबह उठ करने के बाद में, जल्दी उठने के बाद में अपना दौड़ लगाने का रूटीन बनाएं, एक्सरसाइज करने का रूटीन बनाएं। जिम अगर आप करते हैं तो जिम करें, योग आप कर सकते हैं तो योग करें। इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, और आप जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आप 5 किलोमीटर 25 मिनट में आराम से दौड़ जाएंगे। आज मेरी उम्र 50 साल होने को है। आज अगर मुझे कोई कहेगा कि 5 किलोमीटर दौड़ना है आपको, तो मैं 25 में नहीं लेकिन 27 मिनट में तो मैं आज भी दौड़ लेता हूं। तो 25-27 मिनट में अगर मैं रन कर लेता हूं, जब मैं कर सकता हूं तो 18 साल का युवा क्यों नहीं कर सकता? लेकिन वो तब कर पाएगा जब उसके लिए वो रोजाना तैयारी करेगा। एक्सरसाइज अभ्यास के मजबूत बनता है। दूसरी बात यह है कि जब आप ये ठान लें कि मुझे इस चीज के लिए करना है, तो वो मंजिल तब मिलती है जब आप सकारात्मक रहें और टाइम मैनेजमेंट करें कि मुझे थोड़ा सब पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ में कि मैं ये सब चीजें करूं, थोड़ी थोड़ी चीजें। तो अगर वो तैयारी करेगा कॉन्स्टेंटली तो आराम से उसका सिलेक्शन हो जाता है। लाखों की भीड़ आती है परीक्षा देने के लिए, लेकिन सिलेक्शन कुछ का होता है, और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं।
इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसी बातें बना देते हैं कि साहब ऐसे हो जाएगा, उसकी सिफारिश करा दे, वो ऐसे कोई भी लोग सेलेक्ट नहीं होते और वो ऐसी बातें ही रह जाती है। इसलिए मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए जो भी मेहनत करता है वो जीतता जरूर है, वो चुना जाता है। इसी तरीके से सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होता है वो आरपीएससी कराती है, उसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। जी उसके लिए हिंदी का एक पेपर होता है, जनरल नॉलेज का पेपर होता है। उन दोनों पेपर्स की अगर वो तैयारी करते हैं जो ग्रेजुएट आदमी है, और वो मैं सेम वही बात है, फिजिकली तो वही चीज है इसमें भी, लेकिन जी अगर आदमी अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले तो आराम से उसका सिलेक्शन हो जाता है। ईमानदारी से लगातार मेहनत करने के प्रयासों से होता है। इसी तरीके से आरपीएससी द्वारा आरएस का जो एग्जाम होता है उसी में सेकंड नंबर पे चॉइस होती है आरपीएस की। तो उसके लिए आदमी को वही सारी आरएस के जो एग्जाम की जो तैयारी होती है उसमें शारीरिक मापदंड कुछ नहीं होता है, उसमें शारीरिक मापदंड यह है कि उसको फिजिकली फिट होना जरूरी है बस। और उसके अलावा अगर वो फिजिकली फिट है तो वो पुलिस सेवा में आ सकता है, ये है उसमें सारा का। तो अगर कोई भी आदमी अच्छे से मेहनत करेगा, तैयारी के साथ में करेगा, और बहुत सारे युवा टोंक के तो बहुत सारे युवा हैं जो न केवल टोंक में बल्कि टोंक के अलावा दूसरे जिलों में भी राजस्थान पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं। जी जी हाँ सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर। आई नो आप यू आर अ वेरी बिजी पर्सन, और मैं बिल्कुल हैरान हूं कि आप इतना सब होते हुए भी सोशल मीडिया के लिए टाइम निकालते हैं, और आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत जी जी धन्यवाद सर। और सर मैं और सर की तरफ से सभी जनता को यही अपील करना चाहूंगा कि मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, और बाजारों में जितना हो सके कम ही जाएं, जरूरत पड़ने पर ही निकलें। और दूसरी चीज जो सबसे अहम है, वैक्सीन लगवाएं जितना हो सके। अपने घर के लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगवाएं, बाद में ही आप दूसरे लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए बोलें। पहले अपने घर वालों को वैक्सीनेटेड कराएं, उसके बाद आप इसकी जो है अवेयरनेस क्रिएट करें। जी हाँ सर। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही है। अभी जरूरत इसी बात की है कि पूरी प्रोटोकॉल रखते हुए, और जब कभी भी किसी को भी ये आता है काम कि किसी को भी ऐसे लक्षण नजर आते हैं तो घबराएं नहीं, तुरंत जाएं, अपना टेस्ट करें, और पॉजिटिव आ भी गए तो 2 दिन में ठीक होकर आ जाएंगे। अगर जी हम उसको छुपाते हैं कुछ दिन तो वो बीमारी बढ़ती जाती है, और 4-5 दिन के बाद में जब हमारा वो लंग्स में जब इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो फिर वो डॉक्टर्स के लिए भी क्योर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वही डेंजरस सिचुएशन होती है। जैसे ही अगर आपको लगता है कि मेरे को जुकाम बुखार हो रहा है तो मुझे तुरंत उपचार ले लेना चाहिए। अगर वो जो भी आदमी तुरंत उपचार ले लेता है, डॉक्टर के पास जाकर के उसकी सलाह से, स्वयं डॉक्टर कभी ना बने, डॉक्टर के पास जाएं, उसकी सलाह लें, करवाएं, और तुरंत अगर आप इलाज लेंगे तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब कोरोना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए अगर हम वैक्सीन जल्दी जल्दी लगवा लेंगे तो अब ये कोरोना हमारे देश में ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जी हाँ सर। आपने मुझे आज टॉक रियासत इस चैनल पर बुलाया और जो चर्चा की उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में, मैं उन सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और टॉक की जनता के साथ में मेरा दिल जुड़ा हुआ है, उन सबको मैं सलाम करता हूं, और जय हिंद। और जब कभी भी मौका मिलेगा तो मिलेंगे जरूर आप सब लोगों से। जरूर जरूर जरूर। जी थैंक यू, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो जी मच। जी शुक्रिया, थैंक ओके यू, सर, गुड बाय सर। थैंक यू।